एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेतों की महक हवा में घुली रहती थी और सुबह की पहली किरणें बच्चों की हंसी से गूंज उठती थी, वहां रहता था एक युवक जिसका नाम था आर्यन, जो अपनी मां के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में दिन गुजारता था, जहां रातें अक्सर बारिश की बूंदों से भीगी रहती और ठंडी हवाएं दीवारों की दरारों से अंदर घुसकर उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती। लेकिन आर्यन की मां, जिसका नाम था सुनीता, हमेशा अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती कि बेटा, ये सब बस एक वक्त है जो गुजर जाएगा। एक दिन तू इतना बड़ा इंसान बनेगा कि सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। और उसकी आंखों में वो सपने झिलमिलाते थे जो वो हर रोज मेहनत से बुनती थी, सुबह से शाम तक खेतों में काम करके, कभी भूखे पेट सोकर भी, सिर्फ इसलिए कि आर्यन स्कूल जा सके और पढ़ाई कर सके, क्योंकि सुनीता जानती थी कि पढ़ाई ही वो चाबी है जो उनकी गरीबी के दरवाजे को खोल सकती है। और आर्यन भी अपनी मां की हर बात पर अमल करता, रातों को लैंप की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता, सपने देखता कि एक दिन वो बड़ा डॉक्टर बनेगा और अपनी मां को एक बड़ा सा घर देगा जहां न बारिश की फिक्र होगी, न ठंड की सहरन। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक क्रूर खेल खेला जब आर्यन सिर्फ 12 साल का था। उसके पिता की अचानक मौत हो गई एक दुर्घटना में, और वो दर्द इतना गहरा था कि सुनीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। फिर भी वो मजबूत बनी रही अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो आर्यन का क्या होगा। और ऐसे में आर्यन ने भी मन में ठान लिया कि वो अपनी मां के लिए जिएगा, हर मुश्किल से लड़ेगा। और यही सोचकर वो बड़ा हुआ। लेकिन जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती, और आर्यन की जिंदगी में भी एक तूफान आया जब उसकी शादी हुई प्रिया से, जो उसी गांव की थी। लेकिन शादी के बाद आर्यन की बुरी आदतें सामने आई। वो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और नशे में प्रिया से मारपीट करता, जिससे घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता। और अंत में 6 साल पहले उनका तलाक हो गया, जिसने दोनों की जिंदगी को उजाड़ दिया। और आज सालों बाद ट्रेन के स्लीपर कोच में ऊपर वाली बर्थ पर आर्यन आराम से सोया हुआ था। ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद जब अचानक फिर से चलती है तो उसकी नींद खुल जाती है, और जब वो नीचे देखता है तो नीचे वाली बर्थ पर उसकी पूर्व पत्नी प्रिया बैठी हुई थी, एक सस्ती सी साड़ी में लिपटी, बदहवास हालत में, मानो जीवन ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। और उसके चेहरे पर वो उदासी थी जो बताती थी कि उसने बहुत कुछ खोया है। आर्यन लखनऊ का रहने वाला था और प्रिया भी लखनऊ की ही थी। वो लखनऊ से आगरा जा रही थी, क्योंकि आर्यन को भी आगरा किसी काम से जाना था। और संयोग से दोनों एक ही ट्रेन में, ऊपर नीचे बर्थ पर, जैसे किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाने का इंतजाम कर दिया हो। जैसे ही आर्यन की नजर प्रिया पर पड़ती है, वो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, और प्रिया भी ऊपर से नीचे आते आर्यन को देखकर अनदेखा करने की कोशिश करती है। खिड़की की तरफ मुंह फेर लेती है, मानो उसे पहचाना ही नहीं हो। लेकिन आर्यन नीचे प्रिया के पास आकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है कि प्रिया, तुम इस हाल में कहां जा रही हो? तुमने खुद को क्या बना लिया है? क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? और यह सुनकर प्रिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर आर्यन की तरफ देखकर नामे सिर हिलाती है और कहती है कि नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। और क्या तुमने शादी कर ली? और आर्यन भी नामे सिर हिला देता है और कहता है कि नहीं, मैंने भी नहीं की। और फिर दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं, लेकिन आर्यन से रहा नहीं जाता। वो प्रिया से कहता है कि तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट रहा है। जब हमारा तलाक हुआ था तब तुम कितनी खूबसूरत लगती थी, सब कुछ ठीक था, और अचानक क्या हो गया? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? और अब तुम इस हाल में कहां जा रही हो? ये सुनकर प्रिया कहती है कि मैं आगरा जा रही हूं, बड़े भाई वहां रहते हैं, मां की तबीयत खराब है, उनका इलाज आगरा में चल रहा है, भाई ने उन्हें अपने पास रखा है। और मां ने फोन पर कहा कि बेटी, तू भी आ जा, तुझे देखने का मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूं, उन्हें देख लूंगी और उनकी देखभाल भी कर लूंगी। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? और आर्यन कहता है कि मैं भी आगरा ही जा रहा हूं, एक काम से। देखो किस्मत का खेल, हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही ट्रेन में ऊपर नीचे बैठे हुए। और इसी संयोग पर दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। वे अपनी परिवार की बातें साझा करते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं, कैसे 6 साल एक दूसरे के बिना गुजारे, उन सब पर चर्चा करते हैं। और इसी बीच एक आइसक्रीम वाला आता है
आर्यन प्रिया से कहता है कि प्रिया, आइसक्रीम खाओगी? ये तुम्हारा फेवरेट था ना? और प्रिया कहती है कि अरे, उन पुरानी बातों को क्या याद करना। हाँ, वो फेवरेट था, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। लेकिन आर्यन जिद करता है कि नहीं, तुम्हें खानी पड़ेगी। और प्रिया कहती है कि ठीक है, लेकिन शर्त है कि पैसे मैं दूंगी। और आर्यन मान जाता है। प्रिया 2 आइसक्रीम खरीदती है, एक खुद लेती है, दूसरी आर्यन को देती है। और दोनों आइसक्रीम खाते हुए पुरानी यादों में खो जाते हैं। कभी हंसते, कभी मुस्कुराते, कभी उदास हो जाते, मानो वो सारे पल फिर से जी रहे हों। और उनकी आंखें नम हो जाती, जैसे आंसू किसी भी पल बह सकते हों। आइसक्रीम खत्म होने के बाद आर्यन कहता है कि चलो, और खाओगी? और प्रिया कहती है कि नहीं, तुम ही तो कहते थे कि ज्यादा आइसक्रीम से सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। और अब दोनों का सफर आगे बढ़ता है, लखनऊ से आगरा की ओर, क्योंकि उनकी शादी अरेंज थी, परिवार की रजामंदी से। और शुरू में दोनों बहुत खुश थे, लेकिन समस्या ये थी कि आर्यन बहुत शराब पीता था, नशे में किसी की नहीं सुनता, प्रिया से भी मारपीट करता, घर वाले दुखी, गांव वाले बातें बनाते। प्रिया बार बार समझाती कि पीना छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, बुरी संगत छोड़ दो, लेकिन आर्यन कहाँ मानता। दिन में ठीक रहता, शाम होते ही निकल जाता, शराब पीकर आता और पागलों जैसा बर्ताव करता, प्रिया को बुरी तरह मारता। और आइसक्रीम के बाद बातें और गहरी हो जाती है। आर्यन प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम क्या थी और क्या हो गई? खाने पीने पर ध्यान नहीं देती क्या? तुम्हारा शरीर सूख गया है, लगता है जैसे तुम खाती ही नहीं। क्या ये सच है? और प्रिया कहती है कि मैं दिल्ली के करोल बाग में रहकर यूपीएससी की तैयारी करती हूं और एक स्कूल में 4 घंटे पढ़ाती हूं, वहां से 15,000 रुपए मिलते हैं। और आर्यन कहता है कि तुमने बड़ी गलती की, तलाक के वक्त जज ने मुझे 20 लाख देने को कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अगर ले लेती तो आज तुम्हारा अपना स्कूल होता। और रिया कहती है कि अगर मैं ले लेती तो मेरा जमीर कहता कि मैं उसी के पैसों पर जी रही हूं। भगवान ने मुझे भी हाथ पैर दिए हैं, तुम कमा सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और आर्यन कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। फिर आर्यन कहता है कि प्रिया, मैंने अब पीना छोड़ दिया है, बुरी संगत भी छोड़ दी। तुमसे अलग होने के बाद परिवार और गांव वाले बहुत ताने देते, कहते कि तेरी पत्नी लक्ष्मी जैसी थी, लेकिन तू शराब और जुए में डूबा रहा। अब देख वो चली गई। उन तानों से तंग आकर मैं दिल्ली चला गया, द्वारका में एक मोबाइल शॉप में काम किया। धीरे धीरे बुरी आदतें छूट गई। और प्रिया कहती है कि तुम और शराब छोड़ दो, विश्वास नहीं होता, लेकिन अब मुझे क्या, हम कौन है तुम्हारे? और हमारी ये खुशी की यात्रा जल्द खत्म हो जाएगी, सिर्फ यादें रह जाएंगी। ये सुनकर आर्यन उदास हो जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अगर भरोसा ना हो तो तुम्हारी कसम खाता हूं। और प्रिया कहती है कि मैं कौन हूं तुम्हारी कसम के लिए? तो आर्यन कहता है कि ठीक है, अपनी मरी हुई मां की कसम खाता हूं कि मैंने शराब छोड़ दी। और ये सुनकर प्रिया चौंक जाती है और कहती है कि मां नहीं रही, क्या हुआ था, कब? और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। आर्यन बताता है कि तलाक के बाद मां को सदमा लगा, वो हमेशा उदास रहती, कहती कि बहू को वापस लाओ। और एक दिन बात करते करते हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और वो हमेशा के लिए चली गई। मैं अभागा हूं। और ये कहकर वो रोने लगता है, कहता है कि मां अंतिम समय में भी बहू को याद कर रही थी। लेकिन तलाक के बाद बहू ससुराल नहीं जाती, मायके जाती है। मां को गुजरे 4 साल हो गए। और ये सुनकर प्रिया भी रोने लगती है और कहती है कि आर्यन, मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस कहती थी पीना छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, लेकिन तुम नशे में आकर मुझे पीटते और मैं सोचती कि सुधर जाओगे, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। मजबूरन अलग हुई। मैं मां को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मुझे बेटी मानती थी। अफसोस कि अंतिम समय में उनके पास नहीं थी। काश तुम पहले सुधर जाते तो मां भी होती और हम साथ होते। और आर्यन रोते हुए कहता है कि हां, मैं गुनहगार हूं, मां के जाने का भी। अगर मैं ठीक होता तो सब कुछ होता, अब क्या करूं? मां के जाने के बाद पापा को लेकर दिल्ली चला गया। गांव में लोग कहते कि मेरी वजह से मां मरी, घुटन होती थी। दिल्ली में मेहनत की, अब अपनी मोबाइल शॉप है, 4-5 स्टाफ है, लेकिन सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं। मां का प्यार नहीं मिला तो सब बेकार। और अब मैं अकेला हूं, खुद खाना बनाता, पापा को खिलाता, उनके लिए जीता हूं।
सब है लेकिन कुछ नहीं, और प्रिया चुप रहती है। फिर आर्यन पूछता है कि तुम क्या करती हो, आगे क्या प्लान? और प्रिया कहती है कि करोल बाग में रहकर स्कूल में पढ़ाती हूं, 15,000 मिलते, बाकी समय यूपीएससी की तैयारी, मेहनत कर रही हूं, भगवान जैसा चाहे। और आर्यन कहता है कि हमसे बड़ी गलती हुई, तुम्हारी हर समस्या का गलत समाधान निकाला, दूरियां बढ़ी और हम अलग हो गए। तुम जैसी पत्नी को ठुकराने वाला मूर्ख होता है, मैं उससे बड़ा मूर्ख निकला। और प्रिया समझ जाती है कि आर्यन के मन में कुछ है, और आर्यन भी जानता है कि प्रिया के मन में भी, और बातें करते करते आगरा स्टेशन आ जाता है। दोनों उतरते हैं। आर्यन पूछता है कि 2 दिन बाद कब वापस, और प्रिया कहती है कि आजकल मां के पास रहूंगी, देखभाल करूंगी, परसों सुबह 8 बजे स्टेशन आऊंगी, दिल्ली जाना है। और दोनों करते हैं कि वापसी साथ करेंगे। आर्यन कहता है कि अगर बुरा न मानो तो 2 टिकट कर दूं, और प्रिया कहती है कि तुम बड़े लोग हो, ऐसी में चलते हो, मैं स्लीपर में या जनरल में भी चली जाऊंगी। लेकिन आर्यन कहता है कि शर्मिंदा मत करो, मैं देख लूंगा। और आर्यन अपने काम पर चला जाता है। प्रिया बड़े भाई के पास, जहां मां बीमार पड़ी थी, इलाज चल रहा था, और आर्यन अपना काम जल्दी निपटाकर 2 दिन बाद स्टेशन पहुंचता है। प्रिया का इंतजार करता है। 10:15 पर प्रिया आती है, कहती है कि अभी तक नहीं गए, क्या कर रहे थे? और आर्यन कहता है कि तुम्हारा इंतजार, चलो ट्रेन लग गई है, टिकट लिए हैं। दोनों ट्रेन में बैठते हैं दिल्ली की ओर, और अगले स्टेशन पर आइसक्रीम वाला आता है। आर्यन बुलाता है, प्रिया से कहता है कि आइसक्रीम तुम्हारी कमजोरी है, खाओगी? और प्रिया हंसती है, कहती है कि मैंने तो मना किया था, टिकट मत लो, शराब छोड़ो, लेकिन तुम कहां माने। और आर्यन कहता है कि शराब छोड़ दी, आइसक्रीम ले लो, लेकिन इस बार पैसे मैं दूंगा, और 2 आइसक्रीम लेता है। दोनों खाते हैं। फिर आर्यन पूछता है कि मां कैसी है? प्रिया कहती है कि पहले से बेहतर, और आर्यन गहरी सांस लेता है, प्रिया की तरफ देखता है और कहता है कि सब ठीक है, पीना छोड़ दिया, परेशान करना छोड़ दिया, तुम्हें ही तो परेशान करता था, अब किसे करूं? और प्रिया मुस्कुराती है, कहती है कि काश पहले किया होता तो समस्या न होती, तुम्हारे मारपीट से 2 बार गर्भपात हुआ, बड़ा बेटा 8 साल का होता, छोटा 6 का। और यह सुनकर आर्यन की आंखें भर आती, वो रोने लगता है, कहता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई। और प्रिया रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछती है, अपना सिर उसके कंधे पर रखकर रोने लगती है, जैसे बच्चे रोते हैं। और धीरे धीरे ट्रेन नई दिल्ली पहुंचती है। उतरने के बाद आर्यन कहता है कि अब अलग हो जाएंगे, रास्ते अलग, और बस स्टॉप पर जाते हैं। करोल बाग की बस आती है। आर्यन कहता है कि तुम्हारी बस आ गई। प्रिया कभी बस देखती, कभी आर्यन को मन मारकर बस में चढ़ती है, विंडो सीट पर बैठती है। आर्यन बस स्टॉप पर बैठकर उदास हो जाता है। प्रिया बस में रोने लगती है। बस 200 मीटर चलती है। प्रिया का मन बदलता है। वो ड्राइवर से कहती है कि गलत बस में बैठ गई, उतार दो, और उतरकर ऑटो लेकर वापस आती है। देखती है आर्यन रो रहा है, पीछे से कंधे पर हाथ रखती है। आर्यन मुड़ता है, प्रिया को देखकर खुशी से भर जाता है, उसे बाहों में भर लेता है। प्रिया भी सीने से चिपक जाती है, दोनों खोए हुए। प्रिया कहती है कि छोड़ो, पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं। और आर्यन मुस्कुराता है, कहता है कि सबका जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारा गुनहगार। और प्रिया कहती है कि कोई गुनहगार नहीं, जो विधि का विधान है वही होता है, जो भाग्य में लिखा वही मिलता है। और फिर दोनों द्वारका के लिए बस पकड़ते हैं, आर्यन के घर जाते हैं, और फिर से उसी रिश्ते में लौट आते हैं जहां से छोड़ा था। और इस कहानी का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि रिश्तों में समय दो, क्योंकि इंसान की फितरत है एक दूसरे से जुड़ना। ज्यादा समय साथ बिताओ तो नजदीकियां बढ़ती हैं। आज के दौर में लोग बिना समय दिए अलग हो जाते हैं, सोचते हैं कि यह सही नहीं, लेकिन अगर समझदारी से काम लो, गलतियां सुधारो, तो टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। और अब बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली, और वो मोड़ कौन सा था जहां आर्यन और प्रिया की जिंदगी बदल गई, जहां से वे फिर से साथ आए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ।